हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेसन नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एंड मराठास के बारे में, सब्सिडरी अलायंस के बारे में सब एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, हमने बताया था ना कि ब्रिटिशर्स ने अपने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया था क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी के को लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बहुत ही क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक नया लॉ, एक नया एक्ट टू कंट्रोल द कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था। अभी वो क्या लॉ है वो ये इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, Lord Warren Hastings became the first Governor General of India. He controlled Mumbai and the Madras provinces. मतलब लॉर्ड वैरन हेस्टिंग को बनाया गया क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया था? ही वॉज द फर्स्ट, याद रखना है आपको, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके अंडर में कौन सा दो प्रोविंसेस आते थे? एक तो मुंबई और दूसरा मेड्रास। मेड्रास मतलब चेन्नई, जो अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तभी वो मेड्रास बोला जाता था। तो मेड्रास और मुंबई, ये दोनों प्रोविंसेस वेज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास टू कंट्रोल एंड मैनेज द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बोला ना, जैसे ही क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने एक नया लॉ पास हुआ। और उस एक्ट में कौन सा था? वो एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813, 1833 एंड 1853 न्यू लॉस वे पास टू मेक चेंजेस इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। अब एक कंपनी शुरुआत तो होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसा बोलते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसमें नए नए चेंजेस और नए नए रूल्स, नए नए लॉस लेकर आते हैं। वैसे 1813 में, 1833 में और 1853 में न्यू लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया था। Indirect control of British government emerged civil service, military, of police force and judicial system became the main pillar of British administration। मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब आने लगा। कौन सा? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। मिलिट्री आएगा, पुलिस फोर्स आएगा, जुडिशियल सिस्टम मतलब कोर्ट कचहरी जो रहता है ना, वो है। ये मेन पिलर बनाया किसने? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। जो एक्ट पास हुआ उसमें ये सब इंक्लूड किया गया उन्होंने। अभी सिविल सर्विस क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स मतलब आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आएगा। आईपीएस मतलब पुलिस का जॉब जो रहता है। प्राइवेट ट्रेडर्स वर रेस्ट्रिक्टेड टू डू द ट्रेड। प्राइवेट ट्रेडर्स को जो था उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, उनको बंद किया गया, उनको रोका गया ट्रेड करने के लिए। ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। जो भी ऑफिसर्स जो था ना, वो ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे। वेर दे ऑक्यूपाइड द टेरिटरी। उनका काम ही यही था ऑफिसर्स का, कि एक एक टेरिटरी को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी अपॉइंट होगा उसका काम क्या था? पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को रूल करना, मतलब वहाँ पे देखना, वहाँ का जो भी संविधान है वो सब देखना। और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विस मतलब इंडियन सिविल सर्विस वॉज कंडक्टेड, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था टू अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इस एग्ज़ाम जो भी होता था उसको पास करना पड़ता था। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसको पास करेगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं। तो ये रूल उन्होंने लेकर आया। कौन था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो इंट्रोड्यूस किया ब्यूरोक्रेसी के लिए, मतलब ऑफिसर्स। और उनका ऑफिसर्स का काम भी यही था कि धीरे धीरे एक एक टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने का। उसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी रखा टू लुक आफ्टर द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट।
अभी नेक्स्ट है द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। द मिलिट्री वाज टू सेफगार्ड द रीजन्स ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई नहीं किया था और धीरे धीरे एक एक जगह को ऑक्यूपाई करते ही आ रहे थे। और ये मिलिट्री के किस काम के लिए रहता था, जो भी जगह पे ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया है उस जगह को सेफगार्ड करने का, उसके बाद नया नया टेरिटरीज को धीरे 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 अपने कब्जे में करने का, और ब्रेक डाउन रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा, ये कोई भी, अभी इंडियंस लोग आवाज़ उठाते थे, उनको समझ में आता था कि ये क्या कर रहे हैं लोग, धीरे धीरे अपने देश पर कब्जा कर रहे, तो जो भी उनके अगेंस्ट जाता था तो उसके मार पीटा जाता था। तो ये उनका पॉलिसी रहा है। पुलिस ड्यूटी वाज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और पुलिस ड्यूटी मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो समझा द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स के बारे में, मतलब तभी उनके अंडर में मिलिट्री आने की वजह से उनका काम सिर्फ यही था कि ब्रिटिशर्स को सेफगार्ड करना। उन्होंने जो भी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है उसे सेफगार्ड करना उनका काम था, और जो भी उनके अगेंस्ट बोलेगा उसको अच्छा खासा मारा पीटा जाता था, मतलब किसी को भी अपना आवाज़ या बुलंद करने का मौका ही नहीं देता था वो। जुडिशियल सिस्टम मतलब कोर्ट। दे सेटअप कोर्ट इन इंडिया सेम एज इन इंग्लैंड, मतलब जैसे इंग्लैंड में कोर्ट सब रखता था, सेटअप था वहाँ पे, वैसे ही कोर्ट यहाँ पे भी उन्होंने सेटअप किया। 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट वाज देयर, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स मतलब जो डिस्प्यूट्स आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होते हैं या भाई भाई में कुछ बातों में झगड़ा होता है, छोटा मोटा मारपीट होता है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता। और क्रिमिनल मतलब अगर समझो मर्डर हुआ तो बहुत बड़ा क्राइम्स, क्रिमिनल मारा मारी, मतलब बहुत खून खराबा होता है ना, तो उसका जो डिस्प्यूट्स होता है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में होता है। तो ऐसे 2 टाइप्स के कोर्ट रहते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में मतलब प्रॉपर्टी के बातों में झगड़ा या चोरी कुछ करता है तो चोर को पकड़ना, तो उनका सब जो भी है फैसला वो सिविल कोर्ट में होता था। और क्रिमिनल कोर्ट में जो मतलब मर्डर्स ये सब जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट में होता था। इक्वालिटी बिफोर लॉ। अर्लियर इन इंडिया डिफरेंट लॉ वाज फॉलोड इन डिफरेंट रीजन। इंडिया में कैसा था, हर स्टेट मतलब जो राजा लोग थे वो अलग अलग मतलब लॉ को फॉलो करते थे। डिफरेंस इन जजमेंट ड्यू टू कास्टिज्म, मतलब जो लोग रिच थे या बड़े ऊंचे कास्ट के लोग थे, ऊंचे वर्ग के जो लोग होते हैं उनको कुछ साधारण ये पनिशमेंट देंगे, और जो बेचारे निचले पिछले जाति के लोग हैं उनको काफ़ी हार्श पनिशमेंट देते थे, मतलब भले उनका कसूर हो या ना हो लेकिन फिर भी उनके साथ, तो ऐसा डिफ़र करता था डिपेंडिंग अपॉन द रूलर, वहाँ का जो रूल करता था उसके ऊपर था। लेकिन लॉर्ड मैकेले सेट अप कोड ऑफ लॉ टू ब्रिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसने क्या किया, एक कोड ऑफ कंडक्ट रखा कि सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। अभी भले वो कोई ब्राह्मण का बेटा हो, उसने अगर खून किया तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा जो एक पिछड़े जाति के इसको मिलेगा। तो ये ऐसा उन्होंने हमारे सामने इक्वालिटी दिखाने के लिए एक कोड ऑफ लॉ लेके आया, लेकिन इसके भी काफ़ी इल इफेक्ट्स थे। सेपरेट कोर्ट्स एंड लॉ फॉर द यूरोपियंस का एकदम अलग कोर्ट होता था, उनके लिए अलग रूल रहते थे, और इंडियंस के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। कॉमन पीपल फाउंड न्यू लॉ डिफ़िकल्ट, तो कॉमन लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता था कि क्या है रूल, उनके लिए एक सब नया था तो उनको पता ही नहीं चलता था, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी, वो रूल को समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होने लगा। लीगल केसेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव, अभी हम किसी भी चीज़ के लिए लीगली जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, उन्हें वकील का पैसा देना, उसमें खर्चा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, यानी काफ़ी महंगा होता था, जिसके वजह से बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते थे, सालों साल पेंडिंग रहते थे। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अभी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था ब्रिटिशर्स का, मेनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड अडॉप्टेड इंडियन कल्चर। इससे पहले भी ब्रिटिशर्स से पहले भी ना बहुत सारे इन्वेडर्स यहाँ पे आए थे, वो लोग इंडियन कल्चर को अडॉप्ट भी करते थे और यहाँ पे सेटल हो जाते थे। दे नेवर ट्राइड टू चेंज द इकोनॉमिक सिस्टम, उन्होंने कभी भी इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज नहीं किया। अभी ये इसमें ये बताओ ना, तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के आने में हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन भी हुए थे, जो है वो बात सही है। उन्होंने इंग्लिश स्कूल्स चालू किया,
मतलब उन्होंने काफ़ी लॉज को सिस्टमेटिक बहुत किया, मतलब वो इंट्रोड्यूस जो किया था, रेलवेज चालू किया, रोड्स अच्छा किया, ये सब चीज़ों में ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ किया है, काफ़ी मॉन्यूमेंट्स जो है वो बनाए हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि उन्होंने जुल्म और एक्सप्लॉइट भी उतना ही किया है हम पर। लेकिन ये बात भी सही है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ चेंजेस लाया, बहुत अच्छे चेंजेस भी उन्होंने लेकर आए थे। बट ब्रिटिशर्स वेर एक्सेप्शन, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं था। दे इंकुलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया ड्यू टू द ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट, उनको बेनिफिट भी मिलता था इंडिया से। क्योंकि उनको इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा करना था। अभी एक ट्रेड, अगर समझो उन्होंने एक फैक्ट्री डाला है, अगर फैक्ट्री को चलाना है, उसका जो प्रोडक्ट्स है उसको दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए अच्छा रोड्स चाहिए, तो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया, रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया। बट इंडिया फेस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन उन्होंने जो किया अपने फ़ायदे के लिए किया है, लेकिन इसके वजह से इंडिया ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन को फेस करना पड़ा। मतलब इंडिया का काफ़ी कुछ उन्होंने लूट लिया। इंडिया को एक्सप्लॉयटेशन, इंडियन लोगों को उन्होंने गरीब ही रखा, लेकिन खुद के पॉकेट उन्होंने हमेशा फिल किया। अभी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्या है? बिफोर ब्रिटिश रूल विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। विलेज इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो सफिशिएंट था, सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब जो भी फार्मर्स थे उन लोग को 2 वक्त का रोटी मिल जाता था। एग्रीकल्चर के वजह से वो लोग अपना लाइफ जी रहे थे। लेकिन रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, मतलब जो भी कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स, उन लोग जो भी ये ग्रेन्स को अपना ये फील्ड में ये करते थे, ग्रो करते थे, इट वाज गिवन इन फॉर्म्स ऑफ ग्रेन, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। रेवेन्यू उन लोग उसके वो ही देते थे, पैसा नहीं था भाई, कैश नहीं देते थे। उन लोग जो भी कल्टिवेट करते थे अपने फार्म में, उसी को वो लोग रेवेन्यू के तौर पे दिया जाता था। फार्मर्स वे गिवन एक्सेप्शन फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। समझो बाढ़ आ गया या फेमाइन आया, तो अगर समझो ये क्रॉप्स एक साल नहीं उन्होंने ये किया, क्रॉप्स उगा नहीं, तो उनको एक्सेप्शन दिया जाता था, मतलब टैक्स फ्री कर, उनको उससे उस वक्त टैक्स नहीं लेते थे। इवन केस ऑफ लेट पेमेंट, अगर समझो लेट मुझे पेमेंट ये टैक्स लेट दिया, तो फार्मर्स को कोई भी लैंड को कॉन्फिस्केटेड नहीं करना पड़ता था, मतलब उनका जब्त नहीं किया जाता था उनके लैंड को, कोई ऐसा ये नहीं था, लेट पेमेंट कुछ चार्ज नहीं, सब मतलब अच्छा था। वो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे बिफोर द ब्रिटिश रूल। ये कभी का बात है, ब्रिटिश रूल आने से पहले एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मर्स लोग अपना ज़िंदगी अच्छा खासा जी रहा था, मतलब उन लोग का 2 वक्त का रोटी और सब बरोबर मिल रहा था। रेवेन्यू जो लोग देते थे वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स देते थे, जो भी वो लोग कल्टिवेट करते थे, मतलब जो भी वो लोग अपने फार्म में उगाते थे वही वो लोग रेवेन्यू के तौर पे देते थे। तो इन सब समझो एक साल में कुछ बाढ़ आने की वजह से क्रॉप्स सारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और अगर लेट पेमेंट होता है तो उनका लैंड को कोई सील नहीं करता था, यानी कब्ज़ा नहीं करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद उसने काफ़ी रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाए। लैंड वाज मेजर्ड एज पर द एरिया एंड द टैक्स वाज फिक्स्ड। लैंड को लोग मापते थे, मेजर करते थे, और उसके हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ता था फार्मर्स को। पेमेंट शुड बी मेड इन कैश, ग्रेन्स के बदले उनको कैश पे करना पड़ता था। बिफोर द ब्रिटिशर्स the farmers were paying in form of grains, लेकिन बाद में payment was made in cash. If they fail to pay cash, अगर समझो उनको पास पैसा नहीं रहा, कैश नहीं रहा, तो their land was confiscated, मतलब उसके लैंड पे कब्जा करते थे ब्रिटिशर्स लोग। The British system of collecting land revenue differed from place to place, and because of which the farmers were एक्सप्लॉयटेड, मतलब उनका ब्रिटिश सिस्टम भी एक स्टेट में अलग है, दूसरा स्टेट में अलग, मतलब अलग जगह उनका डिफ़र करता था, सब जगह अलग, एक रूल नहीं था। अलग अलग रूल होने की वजह से क्या होने लगा, फार्मर्स एक्सप्लॉयटेड होने लगा। उन लोग मतलब उनके पास कोई यही नहीं था, जो पहले होता था वो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, वो नहीं था, उन पे अत्याचार होने लगा। तो वैसा ब्रिटिशर्स ने काफ़ी चेंजेस लाया रेवेन्यू सिस्टम में, ये याद रखना है ये पॉइंट्स को। लैंड वाज मेजर्ड एज पर द एरिया एंड द टैक्स वाज फिक्स्ड, पेमेंट शुड बी मेड इन कैश, इफ दे फेल टू पे द कैश देयर लैंड वाज confiscated. The British system of collecting land revenue differed from place to place which led to the exploitation. अब ये लेसन
काफ़ी बड़ा होने के कारण इसका रिमेनिंग लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। आई होप आपको जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको पसंद आया मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।